First thing is units. For measuring any physical quantity, किसी भी physical quantity को measure करने के लिए, it has been defined into two parts. Okay. Say for example, force 10 Newton. इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये. First part is the numerical value, and the second part is name of the unit. न्यूमेरिकल पार्ट का ये सिग्निफिकेंस होता है, it denotes this physical quantity force is how many times the standard unit. न्यूमेरिकल पार्ट का ये सिग्निफिकेंस होता है कि वो आपको ये बताता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है जिसका यूनिट न्यूटन है, ये कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल, force can be written as, so how many times of the physical unit? 10 times. Okay. So this is given by this. Note कर लीजिए. ये क्लियर है आपको? न्यूमेरिकल पार्ट एंड नेम ऑफ द यूनिट. नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट. बहुत छोटा चैप्टर है, तुरंत हो जाएगा. फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट. फंडामेंटल के ब्रैकेट में लिखिए इंडिपेंडेंट, और डिराइव्ड यूनिट के ब्रैकेट में लिखिए डिपेंडेंट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. एग्जाम्पल, if someone defines length, then there is no need to define other quantities which are
डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लेंथ। क्या मतलब है इसका? नोट करिए। शायद इसका मीनिंग नोट करेंगे हम। सपोज किसी ने लेंथ को डिफाइन करके आपको दे दिया मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। समवन गिव्स यू दिस वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? थ्री डायमेंशंस, और तीनों ही डायमेंशंस किसके हैं? लेंथ के। तो मीटर क्यूब को अलग से डिफाइन नहीं करेंगे। समझ में आती है ये चीज? वी विल नॉट डिफाइन दिस मीटर क्यूब, क्योंकि ऑलरेडी मीटर का डेफिनेशन हमें पता है। मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा तुम्हें? मीटर क्यूब। विल नॉट डिफाइन दिस। ठीक है। Hence, in our example, this length will be called fundamental unit, and ये वॉल्यूम तुमने लेंथ से डिफाइन किया है, दिस विल बी कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। तो जिसको आपने डिफाइन किया दैट इज इंडिपेंडेंट। और जिससे आपने वॉल्यूम डेराइव किया है ना, डिपेंडेंट वाला, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। Similarly, if someone defines volume, then there is no need to define length. Why? Then length will be equals to volume to the power 1 by 3. ठीक है? In this question, this volume will be fundamental unit and this length will be derived. तो कहने का एकदम सिंपल मतलब है, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। ठीक है? एक को डिफाइन कर दिया, आप उससे दूसरा डिफाइन कर सकते हो। तो आपने दूसरे को, दूसरा जो डिफाइन करा पहले वाले को देख के, तो दूसरा वाला विल बी डेराइव्ड और पहला वाला विल बी फंडामेंटल। तो ऐसे तो काफी झंझट हो जाएगा। कोई किसी को भी फंडामेंटल बोलेगा, कोई किसी को भी डेराइव्ड बोलने लग शुरू कर देगा। तो इसीलिए कंफ्यूजन ना होने के लिए वी हैव चोजन टू अवॉइड कंफ्यूजन। 7 fundamental units plus 2 supplementary units
and rest all are defined in terms of above. Rest all are defined in terms of above. So the next question arises. What are those seven fundamental units? Acha, who defines them? Who defines them? International units for weights and measures define them, और इन जब हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में सब लिखते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? SI यूनिट। अच्छा, ये सब भी लिखवा देंगे, ठीक है। चलो अभी पहले सातों फंडामेंटल यूनिट्स का नाम लिख। ना ये टेबल, ये ज्यादा लोड नहीं लेना है इसमें, है ना? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स क्या करता है? इन सारे क्वांटिटी को डिफाइन करके रखा है कि 1 मीटर लेंथ को क्या बोलेंगे, या 1 किलो मास को हम क्या बोलेंगे, या 1 सेकंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एक बार बस खाली पढ़ लेना, ठीक है, बट नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है। तो बस रीड कर लेना इसको, जस्ट रीड इट। सबको, लेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 केजी को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ ये दे रखा है, रीड जरूर कर लेना भाई एक बार। स्कूल वगैरह में पूछ दे तो पूछ दे, बाकी तो कहीं नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, दिस इज न्यू। और मैथ्स अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से, वहां सिखाया गया।
two supplementary units, radian and steradian. रेडियन किसका यूनिट होता है? प्लेन एंगल का. स्टेरेडियन किसका यूनिट होता है? सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल का मतलब एंगल सॉलिड नहीं होता है. सॉलिड एंगल का मतलब अगर कोई आप सॉलिड सब्सटेंस लेते हो, वो अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, दैट इज योर सॉलिड एंगल. अभी देखेंगे प्लेन एंगल. एज द नेम सजेस्ट, इट विल बी ड्रॉन ऑन द सरफेस फर्स्ट. प्लेन का मतलब क्या होता है? सरफेस. तो सपोज फ्रॉम सरफेस you are moving in a arc and you covered ds distance. ds मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस. ds by dt वाला ds, ठीक है, वेरी छोटा डिस्टेंस. देन theta is defined in this way, where theta is plane angle, ds is arc length, and r is the radius of arc. ये बाय डेफिनेशन ही ऐसा होता है. ओके, बाय डेफिनेशन प्लेन एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. अगर देखा जाए यूनिट एंड डायमेंशन के केस में, ऊपर भी मीटर, आर्क लेंथ लेंथ है तो मीटर में आएगा, नीचे भी मीटर, तो कैंसिल आउट होकर इसका यूनिट क्या होना चाहिए था? डायमेंशन लेस, मोर यूनिट्स, बट द यूनिट इज एंगल का यूनिट डिग्री नहीं होता है. क्या होता है? रेडियन. हो गया. कुछ मैथ्स के कन्वर्जन जो आपने सीख रखे हैं. तो अगर मान लो ये घूमते 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 पूरा सर्कल लगा ले, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ? सरकमफेरेंस बुलाएंगे हम उसको. And what will be the radius of that arc? R. Now, this value is a constant which is given by 2 pi. And that's why the formula for circumference is how much? 2 pi r. So, one rotation constitutes how much? 2 pi. Which means 360 degree will constitute 2 pi. Therefore, pi will be how much? 180 degree. बाकी सब तो अब निकल जाएगा. And so on.
पहली काम की चीज जो नहीं है वो ये, हाउ इज प्लेन एंगल डिफाइंड? तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होता है ना, चूंकि हमने आर्क लेंथ बहुत छोटा लिखा है तो थीटा की जगह डी थीटा लिख देते हैं। ठीक है, डी थीटा लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज सॉलिड सॉलिड एंगल। तो बस याद रखने के लिए, ओनली फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस, लिख मत देना ये। एंगल सबटेंडेड बाय द curved surface at the center। इन जनरल किसी भी कर्व सरफेस को हम 3D में क्या मान सकते हैं? स्फीयर। बहुत छोटा अगर सरफेस कर दो तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ सम स्फीयर। से फॉर एग्जांपल, आपके पास कर्व सरफेस ऐसा है, ओके। तो किसी छोटे पार्ट को अगर आप देखो तो दैट कैन बी कॉल्ड एज पार्ट ऑफ सर्कल, अगर हम प्लेन सरफेस पर बना रहे हैं तो। और 3D में इसको क्या बुला दोगे? पार्ट ऑफ अ स्फीयर। कोई सा भी छोटा पॉइंट, कोई सा भी छोटा पॉइंट can be considered as a part of circle in my case because we are drawing in the plane figure। और इसको अगर 3D में बनाओगे तो it will be a part of sphere। So considering this, the sphere is a 3D shape। तो sphere का अगर हम फुटबॉल ही ले लें तो फुटबॉल का एक सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, काट के अगर हटा लो तो, ये वाला है ना, ये लाइन तो नहीं है, क्या है वो? इट्स अ सरफेस। तो सरफेस है तो इसका कुछ एरिया होगा। लेट दैट सरफेस एरिया बी। Now, if I want to draw the angle subtended by it at the center, कैसा भी कर्व बनाओ, मान लो ऐसा कर्व बना, इसका स्फीयर ऐसा बनेगा। ऐसा कर्व बनाए तो इसका स्फीयर छोटा बनेगा। लेकिन जैसा भी बनाओ कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा उसका। तो हाउ टू फाइंड दैट? पहले तो वो सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे, पीछे वाले पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से, एंड इट विल लाइक। तो अगर डेली लाइफ में इसको इमेजिन करना रहे, केक खाएं हम, केक, तो पेस्ट्री का वो वाला पीस या फिर पिज्जा का वो वाला पीस, इट्स लाइक दैट। नाउ अगर आप बीच वाला एंगल देखो तो इस बार जो एंगल है, इट्स नॉट लाइक अ प्लेन एंगल, ये 3D में है एंगल, ओके। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? एंड ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड लाइक दिस। ऑब्वियसली छोटा सॉलिड एंगल होगा तो यहां पर क्या लगा दोगे? डी ओमेगा।
एंड द यूनिट इज स्टेरेडियन। अगेन देखो, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, आर के स्क्वायर का मीटर स्क्वायर दिखने में लगेगा डायमेंशनलेस, बट है क्या? स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल से आपको बेसिकली मैथ्स में डील करना पड़ेगा जब आप इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे क्लास 12 में। तो फिजिक्स में तो बहुत कम है सॉलिड एंगल। कम क्या, ना ही के बराबर है, जीरो के बराबर है। जितना है सो यही है। सॉलिड एंगल क्या होता है? तो सॉलिड एंगल बेसिकली किसी पर्टिकुलर सॉलिड के लिए डिफाइन होता है, हैविंग व्हाट, थ्री डायमेंशन फिगर के लिए सॉलिड एंगल। ध्यान रखिएगा इस थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स के लिए सॉलिड एंगल डिफाइन होता है। तो जनरली ऑब्जेक्ट सारे क्या होते हैं? थ्री डायमेंशन। पढ़ने के लिए उसको क्या करते हैं हम? टू डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। Basically, it was adopted in 1971. Why it was adopted? It was because of this reason. कि ब्रिटेन में अपना यूनिट चलता था, अभी भी चलता है। ब्रिटेन लेंथ को कैसे मेजर करता था? फुट में। मास को पाउंड में। और टाइम को सेकंड। दूसरे और अदर कंट्रीज थे जो लेंथ को कैसे मेजर करते थे? सेंटीमीटर में। मास को ग्राम में। और टाइम को सेकंड। तो अलग अलग कंट्रीज में यूनिट्स क्या है मेजरमेंट के? अलग अलग। अब मान लो गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएगा, मेजरमेंट वगैरह करना है, तो ये फालतू चीज में टाइम थोड़ी ना खर्चा करेंगे। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम को डेवलप किया गया कि किसी भी कंट्री में चले जाओ, उस यूनिट का मतलब क्या होगा? सेम। ठीक है। तो आप क्या डेवलप करते हो? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। यही चीज अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखी वो टेबल में। देखो आप, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। बाकी सबको क्यों नहीं लिखा? अरे ये सब कम यूज होते हैं, लेस यूज। अपने आसपास की चीजों को अगर आप देखो तो मैक्सिमम चीजें लेंथ, मास और टाइम के लिए है। इसीलिए हम इन्हीं को ज्यादा कंसिडर करते हैं। दैट्स वाई। और कोई रीजन नहीं। लिखने का तो सातों लिखना चाहिए, बट हम ये नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो पहले वाले सिस्टम को हम क्या बुलाएंगे? CGS। दूसरे वाले सिस्टम को क्या बुलाएंगे? FPS। और लास्ट वाले को क्या बुलाएंगे? MKS। SI का फुल फॉर्म लिख लो। एक फ्रेंच नेम है इसका। फुल फॉर्म लिख लीजिए उसका। कहाँ है full?
ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। सारे झंझट झमेले को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने डेवलप किया, जिसका नाम क्या है? ऐसा ये याद रखना, ये तो याद ही रखना। वो एक आध नंबर का ऑब्जेक्टिव में कभी डाल दे, एसआई का क्या नंबर। क्योंकि पूरा फिजिक्स तो यूनिट्स के ऊपर है ना बेटा, और सारे एसआई यूनिट्स हम पढ़ते हैं। लेकिन आज के दिस इसको ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स को ये भी बुलाया जाता है। ये भी लिख लीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए हमारे पास, और 2 सप्लीमेंट्री, तो टोटल कितना है? 9। तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स लिखेंगे हम। लिखिए, कोशिश करिए, जो आता है ऑब्वियसली। वेलोसिटी को क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड। कैसे लिखा? उसके फॉर्मूले से याद रखना। ये तभी हम लिख पाएंगे जब हमें फॉर्मूला याद होगा। तो अभी 2-3 महीने में तो सारा फॉर्मूला नहीं याद हो जाएगा ना, पूरा 11-12 का। ठीक है, जितना याद है उतना लिखेंगे हम, जितना नहीं याद है वो छोड़ देंगे उसको ब्लाइंड। बैठ के सभी का फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे यहाँ। मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड विल गिव यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास के लिए केजी, और एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्ट यूज करो यार ऊपर से। तो चूंकि हमें अपने प्रीवियस नॉलेज से ये पता है कि फोर्स का जो यूनिट आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? जूल। प्रीवियस नॉलेज से यही पता है वर्क और एनर्जी का क्या होता है, सेम। जूल है तो वही आएगा ना बेटा, अलग थोड़ी आ जाएगा कुछ। फोर्स का क्या लिखेंगे हम?
अब मजेदार चीज ये देखो फिर से, किसका यूनिट आ रहा है ये, देखो यहाँ पर, जूल का। कैन यू सी दैट? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, बोथ आर सेम, बट टॉर्क के केस में जूल नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर। जब टॉर्क पढ़ेंगे तो बताया जाएगा न्यूटन मीटर लिखते हैं, तो पढ़ा कहाँ है? तो दिस विल बी व्हाट? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। और हम सबको पता है पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। ठीक है। अरे ये सब कर लोगे है ना, कर लेना। ये बताओ इसका यूनिट क्या होगा? ये सब कर लेना। क्या होगा? यूनिट लेस। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव यूनिट। गलत हो गया स्टेटमेंट, बगल में लिख लेना। देयरफॉर, अरे और भी होते हैं ऐसे। देयर आर some physical quantities which do not have unit. एग्जाम के टाइम पर ना ये सब याद नहीं आता है, बस ध्यान रखना कि हाँ होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन बुक 2 में है, तो जब आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है। सो बाकी रहने देते हैं, या आपको करना होगा तो कर लेना, मैं भेज दूंगा इसको, ठीक है। बट कोई फायदा नहीं है, ये सब आता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे हम अभी फिलहाल। आगे भी भारी भारी चीज है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कैपेसिटेंस। फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी करना है, यहाँ सब लिखा हुआ है, देख लेना सब। ठीक है। बट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, वो करने का। एक 16 कर लो जल्दी से। जिसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है उसका बस खाली निकाल लेना, बाकी छोड़ देना। कर लेंगे हम। डन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल? व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? सो एंगुलर वेलोसिटी आपने पढ़ाया था आपको सर्कुलर मोशन में। दैट विल गिव यू व्हाट? रेडियन पर सेकेंड। चल, इतना ही है यूनिट्स में। दिस वन इज important. There are certain units which are defined in at scientific level. ठीक है। For example this, for example this, and for example this one. नोट करो इसको, याद रखना, ये सब मेमोराइज वाला, एकदम रटने वाला। मेमोराइज्ड, रटा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो गए। जिसमें से पहला वाला और दूसरा वाला बहुत पूछता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर। साइंटिफिक डिस्कवरी स्पेस वगैरह से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई। क्यों ऐसे डिफाइन करके रख दिया? हाँ,
अब हर बार तो ये नहीं बोला जाएगा ना कि 1.5 इंटू 10⁻11, है ना। उसकी जगह क्या बोलेगा वो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एक दूसरा स्टार है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। हर बार थोड़ी ना लिखेगा वो, इसीलिए। फोकस लाइट ईयर वाले पे करना है, लाइट ईयर। ईयर के हिसाब से क्या लगता है ये किसी क्या चीज का यूनिट होगा, टाइम का, बट होता है किस चीज का है, डिस्टेंस का। ये तीन तो लिखो यार, बिल्कुल। जो भी मैं आपको अलग से टिक करके बोल रहा हूँ लिखने के लिए, इस पर थोड़ा बेसिक ज्यादा ध्यान देना है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। हो गया, 1 बार 10⁵ पास्कल, 1 टॉर, एंड 1 हॉर्स पावर। So obviously bar is a unit of pressure, torr is a unit of pressure, and now onwards mm of hg is also unit of pressure. Horsepower is a unit of power. तो हॉर्स पावर कहाँ अपने घर में यूज होता है, पंप एंड मोटर्स। 1 HP का पंप, 2 HP का पंप, वैसा। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीफिक्सेस फॉर द डिफरेंट पावर्स ऑफ 10। प्रीफिक्सेस फॉर डिफरेंट पावर्स ऑफ 10। कुछ इंपॉर्टेंट वाले। 10⁻³ is what, milli। 10⁻⁻6 माइक्रो। अच्छा, माइक्रो इज न्यू। ध्यान से देखिएगा इसका क्या मतलब हुआ। इफ यू आर यूजिंग 10⁻, सॉरी, 10⁻³ मीटर, तो ये m किसका है, मीटर का है। अगर 10⁻³ को मिली यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, क्या लिखोगे, 1। ये m किसका है, मिलीमीटर का मिली। फर्स्ट m स्टैंड्स फॉर मिली, सेकेंड m स्टैंड्स फॉर मीटर। देखो तुमने क्या किया है, यू हैव ओनली चेंज्ड 10⁻³ को क्या लिखे हो,
दिस मच। 1 m, 1 m, यहां पर 1 m का ये वाला m क्या है? मिली। तो सिमिलरली इसको क्या लिखोगे और इसको क्या लिखोगे? 1 माइक्रोमीटर। ये समझ में आया यूज कैसे करते हैं हम? नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नैनो। और ये कम यूज होगा, है ना, ये फिजिक्स में यूज होगा क्लास 12। नैनो के लिए n प्रीफिक्स और पिको के लिए स्मॉल p प्रीफिक्स। सिमिलरली जैसे आपने यहां पर 10⁻³ लिखा, +3 भी होता है, प्लस को हम शो नहीं करते। इसके लिए प्रीफिक्स क्या है? किलो। एंड किलो में जो k होता है दैट इज स्मॉल। दिस इज मेगा, m is capital। गीगा, टेरा। प्रीफिक्सेस याद रखने। 10⁻³ ग्राम। 10⁻³ की जगह क्या लिखोगे? 1 स्मॉल k। और g की जगह क्या लिखोगे? g। 1 किलोग्राम। आज तक ये सब चीज नहीं थे कि 1 kg को 1000 ग्राम लिख देते थे, ऐसे लिखाता था वो। ठीक है? अब 5 6 7 में तो आपको ये प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं सिखाया जाता ना, वो आप 1000 ग्राम ही याद कर लिए, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दैट्स वाई। ठीक है, तो यूनिट्स वाले पोर्शन में इतना ही है। ये करेंगे अभी, इंपॉर्टेंट तो यही चीज है, कन्वर्जन। नेक्स्ट इज डायमेंशन। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी is written in terms of fundamental quantity raised to power। वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, एग्जाम्पल लिखेंगे और समझ लेंगे। से फॉर एग्जाम्पल फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या लिखा आपने?
सिंस केजी इज अ यूनिट ऑफ मास, केजी की जगह हम क्या लिखेंगे, एम। मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो मीटर की जगह क्या लिखेंगे, एन, डिवाइडेड बाय टी की पावर टू, रेज टू पावर। अब इसका पावर वन है, इसका पावर वन ही लिखे होंगे। और अगर उठा दो तो टी की पावर टू विल बिकम टी की पावर माइनस टू। इसको लिखने का तरीका होता है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। दिस मीन्स, है ना, ऐसा करके अगर कोई लिख के दे दिया आज के बाद, दिस मीन्स आपको क्या लिखना है, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन। ठीक, अभी एक और करोगे तो हो जाएगा समझ। एग्जाम्पल टू, प्रेशर। प्रेशर, तो बिना फॉर्मूले के ये हम नहीं लिख पाएंगे, बट वैसे वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका फॉर्मूला आपको बचपन से याद होता है। ध्यान रखना, ये सब बिना फॉर्मूला का नहीं लिख पाएंगे हम, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना उसका नहीं लिख पाएंगे हम ये सब। तो मैं आपसे वही सारी चीजें पूछ रहा हूँ जिसका फॉर्मूला आपको याद होता है। तो प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, फोर्स का ऑलरेडी वहां लिख रखा है। एरिया के लिए और क्या करेंगे, लेंथ के स्क्वायर के डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे। दिस विल गिव यू हाउ मच, समझ आया कैसे किया हमने। फोर्स का ऑलरेडी लिखा हुआ था, नहीं तो आपको लिखना होता। ठीक है, फोर्स का ऑलरेडी लिखा हुआ था इसलिए मैंने लिख लिया, नहीं तो आपको फोर्स के लिए लिखना होता, फिर एरिया से डिवाइड करना होता, तब आता हमारा आंसर। तो डायमेंशन लिख लें हम किसी का, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल टी माइनस टू। जनरली ये करते नहीं है, बट अगर स्पेसिफिकली पूछा है तो यू हैव टू राइट दिस, एम टू द पावर जीरो। यही अलग है और कुछ जनरली करते नहीं है, बट हो सकता है आपको ऑप्शन में ऐसा दिखे, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में मैक्सिमम टाइम एल टी माइनस टू ही होगा, एम जीरो नहीं होगा, बट फिर भी अगर हुआ तो दैट इज करेक्ट। लिखिए सबका डायमेंशन।
कि जहां तक दे रखा है फॉर्मूला। और आपके होमवर्क बनाने के बीच में मोबाइल फोन नहीं आना चाहिए ना। नहीं मिला, नहीं था। नो एक्सक्यूजेस। ऐसे ही दे दिया। नेट फेल हो गया, मोबाइल चार्ज नहीं था। हो गया सारा? चक्कर रहे, करिए जल्दी।
Interesting is this one. डन। एंगल का हो गया हमारा। So what will be the dimension of this arc and what will be the dimension of radius? Therefore, it will be dimensionless. What we can note here? So dimensionless does not mean unitless. Unit होता है ना? कौन सा unit होता है? लिख लेना वहीं। Unit is radian, but dimension is dimensionless. मजा आ गया। और इतनी सारी कहानी जो हमने यहाँ पर करी है, ठीक है, बहुत कम चांस होता है इन सब से सवाल लेना कि आपको डायमेंशन पूछ दे किसी का कि क्या है क्या नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। कहाँ गया? यूज ऑफ डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर स्टार लगाइए, सवाल यहीं से आएगा। फर्स्ट यूज इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए हम एक फॉर्मूला याद रखते हैं। से फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। एग्जांपल से याद रखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इनटू डायमेंशन। न्यूटन को डायमेंशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करिए कन्वर्ट। डायमेंशनल फॉर्म में तो मैं तो ऐसे करता हूं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन से क्या लिखूंगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद एम एल एंड t-2। सो ये वाला जो सिस्टम है, ये एसआई सिस्टम में चीजें लिखी हुई है। नाउ इफ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सीजीएस, द फॉर्मूला इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू dimension in 1 unit is equals to numerical value into 2 into dimension in second unit.
विच मीन्स इफ यू आर राइटिंग दिस डायमेंशन एज केजी को आपने एम लिखा है ऐसा, M1 L1 T1 - 2, ग्राम को क्या लिखोगे, M2, सेंटीमीटर को L2, और सेकेंड चूंकि सेम है तो T2 लिख लो या फिर वैसे ही रहने दो। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है आपको, ये जो लिखा हमने, किसी को भी? इतना एग्जाम में करते नहीं है, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली लिखते हैं हम। तो लेफ्ट साइड हमारे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, 8 into मास M1 L1 T1 - 2। राइट साइड सीजीएस में कन्वर्ट करना है, कितना आएगा वी डोंट नो, तो N इंटू M2 L2 T2 - 2। कहने का मतलब ये है, अगर आप फोर्स को किसी भी सिस्टम में लिख दो, उसका डायमेंशन क्या रहेगा, सेम। तो दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन इन एनी सिस्टम विल रिमेन सेम। एनी सिस्टम मतलब हमने कौन कौन सा सिस्टम पढ़ा है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ब्रैकेट में लिख लेना। बस हो गया। हमें किस चीज में मिला बेटा, 8 न्यूटन, तो किलोग्राम वाले में है हमारा। तो M1 के जगह क्या लिखेंगे, केजी। L1 के जगह क्या लिखेंगे, मीटर। T1 के जगह क्या लिखेंगे, सेकेंड। और रैदर ऐसा, 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड टू द पावर -2। सिमिलरली जिस यूनिट में चाहिए, कौन से यूनिट में चाहिए, जिस यूनिट में मास क्या हो, ग्राम में, तो व्हाट यू विल राइट, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड टू द पावर -2। So therefore, what will be the value of n? ले जाओ उधर, 1 kg divided by 1 gram into 1 meter divided by 1 centimeter into 1 second divided by 1 second raised to power -2। अब आपकी इच्छा है ग्राम को केजी में करें या केजी को ग्राम में करें, सब तो कटने पिटने वाला है, कर लो कन्वर्ट। So kg will be written as 1000 ग्राम, या 1 ग्राम will be written as 1/1000 kg, choice is yours। पूरा स्टेप कर दे रहे हैं, आप जैसे मर्जी आए लिख लेना। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड चला जाएगा तो वही रह जाएगा। तो सीजीएस यूनिट में फोर्स का वैल्यू कितना आता, 8 × 10⁵ 5।
इन सीजीएस यूनिट। ये मतलब हुआ, तो ये यूनिट कन्वर्जन हम कर लेंगे, तो दिक्कत तो नहीं होगा। एक करो। कन्वर्ट दिस इनटू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये डायरेक्टली कर लेना यार एग्जाम में। डायरेक्टली समझ रहे हो कैसे करना है? करो पहले, खुद करो पहले तो, जो प्रोसेस है उससे करो, फिर डायरेक्टली दिखाते कैसे होगा। तो 7-8 दिन का टाइम है ये यूनिट एंड डायमेंशन का, उतना तो नहीं लगना चाहिए, कम ही में हो जाएगा, 3 या 4 क्लास में मैक्सिमम, क्योंकि इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हमें। तो उतना जितना टाइम है उसमें बाकी सब रिवाइज कर लीजिएगा जो पीछे का रह गया हो। हो गया। हो गया। क्या है आंसर? 6.67 इंटू -2 -8 आया होगा। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके यूनिट्स में ही लिख लो। देखो, शॉर्टकट कर रहे हैं हम। सो केजी और केजी स्क्वायर कट के क्या देगा? केजी की पावर -1। मीटर और मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? मीटर की पावर 3, और एस स्क्वायर क्या देगा? एस की पावर -2। ये आया हमारा। फालतू में एम एल टी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए या लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू केजी की पावर -1 है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो इधर क्या आएगा? ग्राम की पावर -1। इधर मीटर क्यूब है तो इधर क्या आएगा? cm⁻³ और सेकंड तो सेकंड ही है। ठीक है, तो ये जल्दी हो जाएगा इसमें, इसको यहीं खत्म कर देंगे। तो फाइनली क्या बचा अपने पास? केजी की पावर -1 डिवाइडेड बाय ग्राम टू द पावर -1 इंटू मीटर की पावर 3 डिवाइडेड बाय
सेंटीमीटर टू द पावर 3। ओके, किसी एक को कन्वर्ट कर लो। सो वी राइट केजी, केजी इज 10 की पावर 3 और उस पर एक -1, 10 की पावर -3। ये आया आपका 10 की पावर -3। केजी इज 10 की पावर 3 ग्राम। हमें चाहिए केजी की पावर -1। तो 10 की पावर 3 पर -1 चढ़ेगा तो 10 की पावर -3। इंटू मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 की पावर 6। So what will be the numerical value in CGS? 6.67 into 10 raised to power -8। ठीक है, कुछ पूछना है आपको इसमें? नेक्स्ट इज, नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 2, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। व्हाट डज दिस मीन? मान लो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी ए दे रखा है एंड इट इज रिटन एज से फॉर एग्जांपल सम अदर फिजिकल क्वांटिटी इनटू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला सही है या नहीं? प्रोसेस, इसका डायमेंशन लिखिए, फिर बी का डायमेंशन लिखिए, सी का डायमेंशन लिखिए। डायमेंशन लिखने के बाद फाइनल आंसर निकालिए। से फॉर एग्जांपल ये आया m की पावर 1, m की पावर 2, यहाँ क्या आएगा m की पावर 3। ये समझ आता है आपको? सेम बेस पर पावर क्या हो जाता है, ऐड। से फॉर एग्जांपल यहाँ आया l की पावर 1, l की पावर -2, l की पावर क्या आएगा -1। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो भी ये दोनों चीजें दे रखी है उसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में यहां पर लिखो। और फाइनली तो हमें पता ही है, LHS = RHS। दोनों का डायमेंशन क्या आना चाहिए, शुड बी सेम। और अगर सेम नहीं आया, व्हाट डज दैट मीन? दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। ठीक है, कुछ पूछना है आपको इसमें? एक क्वेश्चन करिए, चेक। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन बाय L is length of the string and G is acceleration due to gravity. This is time period. इसका मतलब अगला वाला क्लास विल बी इंपॉर्टेंट जहां फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, फॉर्मूला। तीसरा एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों एप्लीकेशन में तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है। 2 का कोई डायमेंशन होगा, पाई का कोई डायमेंशन होगा। इसका तो पता ही है टाइम का डायमेंशन क्या है।
टाइम खुद t⁻1। तो LHS तो क्लियर हो गया अपना। नेक्स्ट RHS। पहला का कोई डायमेंशन नहीं, दूसरा का कोई डायमेंशन नहीं, तो इन दोनों को हम हटा देंगे। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ? L⁻1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? g क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो L t-2। L⁻1, L⁻1 चला गया। 1 / t⁻²। t⁻² ऊपर जाएगा तो t⁻2। और स्क्वायर रूट ऑफ 4² क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ t² क्या आएगा आपका? LHS भी t और RHS भी t। हेंस दिस इज करेक्ट। ध्यान रखना, ये जो करेक्टनेस आता है इसको क्या बुलाते हो? देयरफॉर द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्यों ऐसा लिखा? तो एक्चुअल फॉर्मूला तो मैंने आपको लिख के दिया, t = 2π√L/g, है ना? अगर मैं आपको ये भी लिख के दे देता तो भी तो सही हो जाता। नहीं, क्योंकि 2 और पाई का तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो ये भी हमारा क्या होता? करेक्ट हो जाता। दिस इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। और इसीलिए ये एक ड्रॉबैक भी होता है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि आप एग्जैक्ट फॉर्मूला प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहां तक लाके छोड़ सकते हो, लेकिन यहां पर क्या कांस्टेंट आएगा भी कैन नॉट फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक ड्रॉबैक होता है, लास्ट में ड्रॉबैक लिखेंगे। फिलहाल के लिए तो चेक हो जाएगा, और पहला एप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लास्ट वाला एप्लीकेशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग फॉर्मूला, या फाइंडिंग की जगह प्रेडिक्टिंग फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिट एंड डायमेंशन का ये लास्ट पार्ट होता है, डायमेंशन। ये लास्ट सवाल, फाइंडिंग फॉर्मूला एंड प्रेडिक्टिंग फॉर्मूला। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं फिजिक्स के छोटे वाले, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, कुछ एक्सपेरिमेंटल सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, है ना? वो सब भी अभी ये कर लेंगे हम, अभी कर लेंगे। व्हाट आर दोज टॉपिक्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, ठीक है। इसके बाद मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में दो चीजें हैं, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। ये बढ़िया से पढ़ना है। ठीक, तो इनको भी हम इसी यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से ही रिलेट करके सारा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, जा सकते हैं। कुछ पूछना हो तो बताइए, जा सकते हैं आप।